My dear student, today's my topic is integration as a limit of sum. Different integration as a limit of sum. We are already familiar about different integration. आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन को एज ए लिमिट ऑफ सम के रूप में. हम लोग पहले से फैमिलियर हैं कि डिफरेंट इंटीग्रेशन और इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या अंतर है. इनडिफरेंट इंटीग्रेशन जहां फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, वहां डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या करता है, एरिया अंडर द कर्व. फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एफ एक्स, मान लें ये कर्व है, ये कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी एरिया है और दो लिमिट के बीच में, लोअर लिमिट x इज इक्वल टू ए एंड अपर लिमिट x इक्वल टू बी, इनके बीच में ये जो एरिया कवर हो रहा है, इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट इंटीग्रेशन. डिफरेंट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. तो फर्क है इन डिफरेंट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंट इंटीग्रेशन में. इन डिफरेंट इंटीग्रेशन जहां फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, वहीं डिफरेंट इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है. कर्व एक्स एक्सिस के बीच एंड दो बाउंड्री, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट, इन दोनों के बीच का जो एरिया कवर होता है, उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट इंटीग्रेशन. और आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट इंटीग्रेशन. डिफरेंट इंटीग्रेशन ही हम लोग सीखेंगे, लेकिन किस रूप में सीखेंगे, जैसा नेम है उसी तरह से हम लोग काम भी करेंगे. डिफरेंट इंटीग्रेशन को एज अ लिमिट ऑफ सम. हमारा इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन को हम लोग एज अ सम भी कंसीडर कर सकते हैं. इंटीग्रेशन एज अ सम हो गया, लेकिन इस इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट को एज अ लिमिट ऑफ सम के रूप में सीखेंगे. इसका कहने का मतलब है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सम के रूप में, और उस सम का हम लोग लिमिट लेंगे और उस रूप में हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन के नॉलेज को समझेंगे. इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में रखना है. क्या क्या ध्यान रखना है, उसको हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. डिफरेंट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम में केवल और केवल आपको एक ही फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, बाकी कोई भी ज्यादा चीजों को ध्यान में नहीं रखना है. वो फॉर्मूला क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा, इंटीग्रेट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, एफ एक्स की जगह पर जैसे एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ई का पावर एक्स प्लस एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स की जगह एग्जामिनर के द्वारा कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, और आपको ए टू बी, ए लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट है, वो भी आपको दिया रहेगा. 1 to 2, 0 to 4, कुछ इस तरह से दिया रहेगा, और इसको आपको निकालना है. यदि आप इसको डायरेक्ट फार्मूला से निकाल देते हैं, अगर आपका एक्स डी एक्स दिया हुआ है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 और उसमें लिमिट पुट कर दिए और सॉल्व कर दिए, तब आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. क्यों? क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन रहता है, सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज अ लिमिट ऑफ सम. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एज ए लिमिट ऑफ सम के रूप में, अर्थात इस इंटीग्रेशन को आपको सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है और सम का लिमिट लेना है. जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हम नाम को डिफरेंट इंटीग्रेशन से पहले जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आखिर डिफरेंट इंटीग्रेशन और लिमिट ऑफ सम में क्या संबंध है. डिफरेंट इंटीग्रेशन को ही हम लोग दिखा रहे हैं सम के रूप में और उस सम का लिमिट ले रहे हैं. अब क्या सम होगा, क्या लिमिट होगा, इसको वन बाय वन हम लोग समझेंगे. सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को जानने के लिए एक्सरसाइज 7.8 को, एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर को जानने के लिए वन एंड ओनली वन फॉर्मूला को आपको जानना है. उसको पहले आप ध्यान में कर ले, वो फॉर्मूला आया कैसे, उसका कंसेप्ट क्या है, वन बाय वन हम लोग सीखेंगे. तो आपका सवाल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको बनाना है. डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है और कैसे बनाना है, क्वेश्चन में मेंशन है एज ए लिमिट ऑफ सम. तो सबसे पहले आपको सम लेना है. सम किसका लेना है, उसके लिए याद रखने के लिए आप याद रखिएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है. लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, आयत का एरिया हो जाएगा. तो यहां पर आपको हमेशा जो चौड़ाई है, चौड़ाई आपका एच रह रहा है, एच को पहली बार आप एफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस एच इंटू एफ ए प्लस एच से मल्टीप्लाई करेंगे. ये प्रोसेस को एंड सो ऑन, ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा. आखिरी कहां पर हो जाएगा, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच में एच मल्टीप्लाई होगा. मात्र आपको इतना ही ध्यान में रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना है. क्या करना है, एच आपका रेक्टेंगल का ब्रेड्थ है और एफ ए आपका लेंथ है, तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दी, एच इंटू एफ ए, फिर दूसरा एच इंटू एफ ए प्लस एच एंड सो ऑन. ये प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे. कब तक करेंगे, आखिरी टाइम होगा एच इंटू एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच. अब ये है कि ये आखिर है क्या, ये रेक्टेंगल है क्या, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, उसको हम लोग वन बाय वन सीखते हैं.
सबसे पहले तो आपका फंक्शन एग्जाम में दिया हुआ है एफ एक्स फंक्शन का कोई ना कोई एक कर्व होगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए y इक्वल टू एफ एक्स, ये एक आपका फंक्शन है, उसका कर्व है। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, x इक्वल टू ए से, तो यहां पर देख लीजिए पॉइंट है आपका x इक्वल टू ए, ये पॉइंट का नाम है x इक्वल टू ए क्योंकि ये x एक्सिस है, x एक्सिस पर ये पॉइंट है x इक्वल टू ए और दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू बी। तो ये कर्व और दो लिमिट x इक्वल टू ए, ये एक बाउंड्री हो गया, x इक्वल टू बी ये एक बाउंड्री हो गया। तो एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व x एक्सिस और ये दो बाउंड्री के बीच का जो एरिया है, इसी एरिया को हम लोग इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन। डिफरेंट इंटीग्रेशन कहां से कहां, लोअर लिमिट x इक्वल टू ए से लेकर अपर लिमिट x इक्वल टू बी तक, ये हो गया हमारा बाउंड्री। और किसको हम लोग इंटीग्रेट करना है, y इक्वल टू एफ एक्स कर्व को इंटीग्रेट करना है, y इक्वल टू एफ एक्स dx को इंटीग्रेट करना है, ये मीनिंग हुआ। अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक। तो x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी तक, तो उन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, गैप हो गया यहां से यहां तक जो गैप हो गया, ये गैप हो गया b माइनस ए। इस b माइनस ए गैप को हम लोग बहुत से इनफाइनाइट छोटे 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 टुकड़े में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। इसको कितने टुकड़े में डिवाइड करेंगे, n इनफाइनाइट टुकड़े में हम लोग n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे। नंबर ऑफ ऐसे ऐसे जो डिवीजन होंगे वो कितने डिवीजन होंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनगिनत छोटे छोटे टुकड़े आप करेंगे। जब अनगिनत छोटे छोटे टुकड़े आप करेंगे तो शुरू में आप देखिए, शुरू में आप थोड़ा बड़ा टुकड़ा ले रहे हैं तो आपका रेक्टेंगल इस तरह से आपका हो रहा है, इस तरह का कर्व आ रहा है। यहां पर आपको रेक्टेंगल जो ले रहे थे इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कुछ एरिया आपका बाहर भी चला जा रहा है, कुछ एरिया अंदर तो है लेकिन कुछ एरिया आपका बाहर का भी लिया जा रहा है। लेकिन जब आप इनफाइनाइट टुकड़ा कीजिएगा, बहुत ही छोटा टुकड़ा कीजिएगा, इससे सटा हुआ टुकड़ा लीजिएगा, तब ये लगभग आपका रेक्टेंगल का रूप ले लेगा और इसमें थोड़ा भी वो बाहर नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग नंबर ऑफ जो सब इंटरवल ले रहे हैं b माइनस ए को कितने टुकड़े में बांट रहे हैं, b माइनस ए को n टुकड़े में बांट रहे हैं। n कैसा है, n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट टुकड़े में आप बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और हर एक टुकड़े का जो चौड़ाई है, जो ब्रेड्थ है, वो कितना लिए हम लोग, तो h इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। इस b माइनस ए का जो डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को n पार्ट्स में आपने डिवाइड किया। n का मतलब इनफाइनाइट वहां पर लेना है। इनफाइनाइट से अगर आप डिवाइड करेंगे तो h लगभग कहां चला जाएगा, टेंस टू जीरो। h का वैल्यू लगभग जीरो, मतलब ये जो चौड़ाई है वो लगभग जीरो के आसपास चला जाएगा। जब लगभग जीरो के आसपास जाएगा तो ये बड़ा जो आपका रेक्टेंगल लगभग मिलता जुलता रेक्टेंगल दिखाया जा रहा है, एग्जैक्टली रेक्टेंगल नहीं है, वो लगभग आपका रेक्टेंगल का रूप ले लेगा। और हमको एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो ऐसे ऐसे जितने भी रेक्टेंगल्स आएंगे उन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया को यदि जोड़ देंगे तो टोटल हमारा ये क्या हो जाएगा, सम। ये इंटीग्रेशन को एज ए सम के रूप में दिखा दिए। किसका सम के रूप में दिखाएं, बहुत से रेक्टेंगल के एरिया के सम के रूप में। एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, इस तरह से इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स के एरिया के सम के रूप में। ये क्या है, पहला रेक्टेंगल को हम लोग क्या लिए, पहला रेक्टेंगल का जो हम लोग चौड़ाई लिए वो है h इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n, वो चौड़ाई लिए। और लंबाई क्या लिए, तो पहला लंबाई जब a लिए उस समय फंक्शन में a का वैल्यू रख दिए, तो ये जो यहां से यहां तक है लंबाई, ये है f है। तो पहला रेक्टेंगल का जो आपका लंबाई है वो है f है और चौड़ाई कितना लिए, h लिए। तो h इंटू एफ हो गया पहला रेक्टेंगल का एरिया। फिर दूसरा रेक्टेंगल का एरिया लेना है तो उसके लिए हम लोग उसका चौड़ाई कितना लिए, चौड़ाई h ही रहा, चौड़ाई h ही है आपका जो कि टेंस टू जीरो है। और उसका लंबाई कितना हो गया, तो फंक्शन में आप a प्लस एच को वैल्यू को पुट कर दिए तो उसका लंबाई हो गया यहां से यहां तक, यहां देखिए ये लंबाई हो गया f a प्लस एच हो गया। f a प्लस एच में आप h से मल्टीप्लाई कर दिए और ये प्रोसेस को एंड सो ऑन कंटिन्यू करते चले गए। आखिरी आपका b इक्वल टू है a प्लस एन एच, तो उससे जस्ट पहले वाला है a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। इसको फंक्शन में आपने रख दिया तो ये लंबाई हो गया उसका, तो एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच रेक्टेंगल का लंबाई, इसको इसका चौड़ाई एच से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सम ले रहे हैं। सम किसका ले रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। आप एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व को क्या कि इनफाइनाइट छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में आपने बदल दिया और इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स के एरिया का आपने सम ले लिया, तो ये हो गया सम। और उस सम में आपने क्या किया, लिमिट का एप्लीकेशन किया। लिमिट क्या किया, लिमिट आपने ये लिया कि h टेंस टू जीरो। ये जो थिकनेस है आपका, जो चौड़ाई है रेक्टेंगल का, उसको लगभग जीरो के आसपास रखा आपने।
क्या ये 0 के आसपास जब रखते हैं तो तब ये जो आपका कर्व एरिया अंडर द कर्व है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और रेक्टेंगल के एरिया हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देना है। इसलिए जब आप लिमिट लेते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, जब ब्रेड्थ को लगभग 0 के आसपास रखते हो तो ये पूरा कर्व इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में बदल जाता है। और उन इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स के एरिया का हम लोग क्या किए, सम ले लिए और उसी सम में हमने लिमिट ले लिया। इसलिए इस डिफरेंट इंटीग्रेशन का नाम पड़ गया डिफरेंट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। तो आपको इसलिए मात्र केवल एक ही फॉर्मूला को याद रखना है, a to b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए फिर प्लस h इंटू एफ ए प्लस एच एंड सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। आखिरी में h इंटू एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। यहाँ याद रखने वाली बात है कि हमारा जो अपर लिमिट है b और माइनस लोअर लिमिट है, ये जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों गैप है, उस गैप को हम लोग n इनफाइनाइट इक्वल टुकड़े में डिवाइड किए, इसलिए ये इक्वल टू हमेशा NH होगा। NH का ये वैल्यू फिक्स है, NH का वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा। अब यहाँ पर जैसे हम लोग लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, नंबर ऑफ छोटे छोटे जो टुकड़े हैं सब इंटरवल है, उसको जैसे ही हम लोग नंबर ऑफ इनफाइनाइट बना देते हैं, इनफाइनाइट टुकड़े में बदल देते हैं, उस समय जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, उस समय h का वैल्यू कितना हो जाएगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। b माइनस ए कांस्टेंट वैल्यू है, उस कांस्टेंट वैल्यू में लगभग इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो h का वैल्यू लगभग टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो बस इसको केवल ध्यान में रखना है, उसके बाद इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है और आपका एक्सरसाइज 7.8 का जितना भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे। और उसमें केवल याद रखना है क्लास 11 का कुछ बेसिक फार्मूला जो आप ऑलरेडी फैमिलियर है। एक बार और से उस फार्मूले को हम याद दिला देते हैं। क्या क्या फार्मूला है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये क्लास 10th में भी पढ़े हैं। n प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 अप टू n तक जोड़ना है, तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन यहाँ आपको जरूरत पड़ेगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर नहीं, सम ऑफ n - 1 नेचुरल नंबर, उससे एक कम नेचुरल नंबर। तो हम ऊपर वाले फार्मूला में ही n के जगह पर n - 1 पुट कर देंगे। n के जगह n - 1 पुट कर दिए तो देखिए n - 1 और इसमें n - 1 उसमें +1 जोड़ दिए तो आ गया n। तो सम ऑफ n - 1 नेचुरल नंबर हो गया n इंटू n - 1/2। आपको इस फार्मूले का जरूरत पड़ेगा। दूसरा फार्मूला ये क्लास 11th का है, वो तो क्लास 10th का ही था, 1² + 2² अप टू n²। n² तक के सम का फार्मूला होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। लेकिन यहाँ आपको जरूरत पड़ेगा 1² 2² अप टू n - 1 का होल स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा। तो आप सभी जगह n के जगह पर n - 1 रिप्लेस कर दें। तो पहला n के जगह n - 1 रख दी, दूसरा n - 1 में 1 जोड़ दिए तो n आ गया, फिर तीसरा n के जगह n - 1 रख दिए तो 2n - 2 हुआ और उसमें +1 कर दिए तो वो 2n - 1 डिवाइडेड बाई 6। आपको इस फार्मूले का जरूरत पड़ेगा, ये क्लास 11th का फार्मूला है। उसके बाद 1³ + 2³ एंड सो ऑन n³, इसका फार्मूला है n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, इस टोटल का होल स्क्वायर होता है, यह फार्मूला है। तो आपको 1, लेकिन यहाँ जरूरत है 1³ 2³ प्लस एंड सो ऑन n - 1 का क्यूब, तो उसके जगह पर फार्मूला हो जाएगा n - 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। n के जगह पर आप n - 1 रख दिए, n - 1 और +1 जुट गया तो वो n हो गया डिवाइडेड बाई 2 और उसका होल स्क्वायर। आपको इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगा। उसके बाद क्लास 11th में एक लिमिट का फार्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 डिवाइडेड बाई x। e का जो भी पावर है उसी से यदि आप डिवाइड कर रहे हैं और उसका लिमिट लिखा हुआ है कि लिमिट वो टेंड्स टू 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। इस फार्मूले का भी जरूरत पड़ता है। और आखिरी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक फार्मूला जरूरत पड़ता है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ए कोई कांस्टेंट टर्म है, उसमें कॉमन रेशियो r मल्टीप्लाई है ar प्लस ar² एंड सो ऑन। इस तरह से nth टर्म है उसका a इंटू r का पावर n - 1, तो जो इसका फार्मूला होता है a इंटू r का पावर n - 1 डिवाइडेड बाई r - 1। यहाँ r क्या है, r कॉमन रेशियो कहलाता है। कॉमन रेशियो निकालने का तरीका है एनी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म, कोई भी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म। यदि आप a2 में a1 से डिवाइड करेंगे, ar में a से डिवाइड किए तो आपको मिल गया कॉमन रेशियो। तो मात्र इतना बेसिक फार्मूला को आप क्लास 11 को याद रखेंगे तो, और क्लास 12 के लिए मात्र एक ये बेसिक फार्मूला को आप याद रखें
तो डिफरेंट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में आता है और ये ज्यादातर एग्जाम में रहता ही है। आप इसको बड़े ही आसान तरीके से बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.8 का एक क्वेश्चन को देखते हैं, उसको बनाते हैं। तो हम लोग अब डिफरेंट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम के कंसेप्ट को एक प्रॉब्लम पर अप्लाई करते हैं। आइए एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इंटीग्रेट करना है एज ए लिमिट ऑफ सम। लोअर लिमिट दिया हुआ है 0, अपर लिमिट दिया हुआ है 4 और फंक्शन एफ के जगह पर दिया हुआ है x प्लस e का पावर 2x इंटू dx। इस प्रॉब्लम को उठाएं क्योंकि इसमें अलजेब्रिक फंक्शन भी है, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। एक ही क्वेश्चन में दोनों कंसेप्ट है, तो इसी को लिया गया है ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा चीज एक साथ आ जाए। तो यहाँ फंक्शन को आप पहचानिए, एफ फंक्शन आपका दिया हुआ है x प्लस e का पावर 2x। लोअर लिमिट का नाम है a का वैल्यू दिया हुआ है 0, अपर लिमिट है b का नाम है, b का वैल्यू है 4। NH इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, NH इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फिक्स्ड है, b माइनस a होगा अर्थात 4 माइनस 0 अर्थात NH का वैल्यू हमेशा हमको 4 यूज करना है। उस पर इस इंटीग्रेशन I को बनाने के लिए एक फॉर्मूला आपको जानना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए। फिर ये बड़ा ही आसान फॉर्मूला प्लस a में आप h जोड़ दे एफ ए प्लस h, फिर उसमें h जोड़ दे एफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन बढ़ते चले जाए। आखिरी आपका जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये मात्र एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूला पर सवाल हम लोग बनाएंगे। अब बारी बारी से आप एफ ए निकालिए। एफ ए कहने का मतलब ए की जगह पर 0 है, एफ जीरो का मतलब एक्स की जगह पर आप 0 रख दे, तो 0 प्लस ई का पावर 0, ई का पावर 0 होता है 1, ये आ गया 1। एफ ए प्लस एच, ए का वैल्यू है 0, तो एफ 0 प्लस एच 0 को ऐड कर दिए तो एफ एच आ गया। एफ एच का मतलब फंक्शन में एच रख दिए तो एच प्लस ई का पावर 2h एंड सो ऑन। इसी तरह से कंटिन्यू कर एफ ए प्लस 2h एफ 0 प्लस 2h इज इक्वल टू एफ 2h। अगेन एक्स के जगह पर आप 2h पुट करें तो 2h प्लस ई का पावर 2 इंटू 2h, ये हो गया 4h एंड सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा और आखिरी के लिए लास्ट में एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ए की जगह 0 रख दिए, एफ एन माइनस 1 इंटू एच, ये आ गया एफ एन माइनस 1 इंटू एच। अब अपना फंक्शन को देखिए, एफ एक्स आपका दिया हुआ है, इस एक्स को रिप्लेस कर दें आप एन माइनस 1 इंटू एच से, एन माइनस 1 इंटू एच प्लस ई का पावर 2 टाइम्स एन माइनस 1 इंटू एच। ये सारे वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में। ये जितना भी वैल्यू आप निकाले एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, सारे वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दे, सिंप्लीफाई कर दे, आपको आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 से लिमिट h टेंड्स टू 0 h लिख दिए। पहला एफ ए का वैल्यू है 1 लिख दिए। दूसरा एफ ए प्लस एच का वैल्यू है h प्लस ई का पावर 2h लिख दिए। तीसरा एफ ए प्लस 2h का वैल्यू है 2h प्लस ई का पावर 4h एंड सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यू किया। आखिरी वैल्यू है n माइनस 1 इंटू एच प्लस ई का पावर 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच। सारे वैल्यू को आपने केवल सिंपली पुट कर देना है। किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा आपका फंक्शन एफ एक्स चेंज रहेगा, फंक्शन एफ एक्स के हिसाब से आप एफ ए निकालेंगे, एफ ए प्लस एच निकालेंगे, एफ ए प्लस 2h और कंसेप्ट को ज्यादा समझने के लिए निकाल लेंगे, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है। और आखिरी में निकालेंगे एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। जैसा फंक्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से ये वैल्यू चेंज होंगे। उन सारे वैल्यू को इस फॉर्मूला में केवल रख देना है। अब रखने के बाद क्या है, सबको जोड़ना है, प्लस का साइन। लाइक टर्म को एक तरह के टर्म को एक जगह जोड़ दे और दूसरे तरह के टर्म को दूसरे जगह जोड़ दे। तो यहाँ पर e का पावर 2h, e का पावर 4h, e का पावर जितना भी है सबको एक साथ जोड़ दे, प्लस e का पावर 2 टाइम्स n माइनस 1 इंटू एच, इसी के साथ 1 का मतलब ये e का पावर 0, ये एक साथ हो गया। बाकी h वाला टर्म को एक साथ h प्लस 2h एंड सो ऑन n माइनस 1 इंटू एच एक साथ जोड़ दिए। अभी आप ऑलरेडी आपको बताया गया ज्योमेट्रिक सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है a प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से nth टर्म है a इंटू आर का पावर n माइनस 1, इसका सम का फॉर्मूला है a इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। तो पहला ज्योमेट्रिक टर्म्स है, इसका फर्स्ट टर्म है 1, a के जगह पर 1, r के जगह पर इस 1 में a में आपने r मल्टीप्लाई किया e का पावर 2h, r का वैल्यू है e का पावर 2h, तो r का वैल्यू ले दी का पावर 2h और उसका होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, r के जगह पर e का पावर 2h माइनस 1 प्लस h इसमें से कॉमन निकाल दिया, आखिरी वाला सब में से h कॉमन निकाल लिए तो 1 प्लस 2 एंड सो ऑन। आखिरी में आ गया n माइनस 1
तो यहाँ पर n-1 नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला, n-1 नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 और इसमें h मल्टीप्लाई है और प्लस ये n 2h के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2 का पावर nh -1 डिवाइडेड बाई e का पावर 2h -1। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए e का पावर जो भी है उसी से डिवाइड कर दिए और उसी से मल्टीप्लाई। e का पावर है यहाँ पर 2h तो 2h से डिवाइड किए 2h से मल्टीप्लाई किए और बाहर में जो h था उस h को अब हम अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे। इस h को मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, e का पावर 2nh -1 इंटू h, ये h और नीचे वाला h दोनों h कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ गया e का पावर 2h -1 डिवाइडेड बाई 2h इंटू 2 h कैंसिल हो गया आपका और प्लस ये जो h आपका मल्टीप्लाई था इस h को किसी एक n के साथ मल्टीप्लाई कर दे, अगर पहले वाले में मल्टीप्लाई करते हैं तो nh माइनस h आ गया और एक जो बाहरी में h था उस h से ये जो आखिरी में n है उसमें मल्टीप्लाई कर दे तो nh हो गया डिवाइडेड बाई 2। मतलब प्रयास करना है कि जितना भी मैक्सिमम आप nh बना सके, क्योंकि nh का कांस्टेंट वैल्यू आपके पास 4 दिया हुआ है, इस 4 वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। अभी आप क्लास 11 से एक फॉर्मूला देख चुके हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x का वैल्यू 0 हो और e का पावर x -1 डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू हो जाता है 1। तो यही सेम सिचुएशन है यहाँ पर, e का पावर 2h -1 डिवाइडेड बाई 2h, h टेंड्स टू 0 है तो 2h टेंड्स टू भी 0 होगा, इसलिए इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा लिमिट का वैल्यू और nh के जगह पर हम लोग 4 रख देंगे तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, e का पावर 8 -1 डिवाइडेड बाई ये हो गया 1 इंटू 2 हमारा हो गया 2 प्लस nh के जगह रख दिया 4 माइनस h के जगह, nh के जगह 4 होगा, h के जगह क्या, h के जगह लिमिट है टेंड्स टू 0 तो -0 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 से 4 को कैंसिल कर दिए तो 2 जा गया, 4 2 जा 8 और एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने से 8 2 जा 16 में से 1 चला गया तो 15 प्लस e का पावर 8 डिवाइडेड बाई 2। तो आप आसानी से देख रहे हैं कि कितना आसान है एक्सरसाइज 7.8 को कंप्लीट करना। इसके लिए मात्र और केवल एक ही आपको फॉर्मूला याद रखना है, लिमिट a टू b fx dx के लिए h इंटू fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h एंड सो ऑन और आखिरी में f a प्लस n-1 इंटू h और उस एक बेसिक फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप आसानी से इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम को बना सकते हैं। इसके बावजूद अगर किसी प्रॉब्लम को बनाने में दिक्कत होता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको बनाकर आपको प्रोवाइड करूंगा। और आप अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे क्योंकि जब भी नया वीडियो बनेगा तो आपको समय पर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।